आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी की परतों को उधेड़ने वाले हैं जिसने पहले जंग के मैदान में इतिहास बदला और फिर बिजनेस की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है पावर के शिखर पर पहुंचकर उसे छोड़ देने की और दौलत का पहाड़ खड़ा करके उसे 3 बार दान कर देने की। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चीन की, और हमारे सफर की जो गाइड है वो है महान इतिहासकार सिमा क्यान। अच्छा, सीमा क्यान। हाँ, उनके ग्रैंड हिस्टोरियन के रिकॉर्ड्स में हमें फैन ली की सबसे साफ तस्वीर मिलती है। फैन ली, जिन्हें बाद में दुनिया ने ताऊजू गोंग के नाम से तो जाना। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि कैसे कोई एक ही जिंदगी में एक टॉप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और फिर एक तरह से बिजनेस का देवता बन सकता है। सही। क्या इन दोनों किरदारों में कोई कनेक्शन था, या ये सिर्फ एक जीनियस था जो कुछ भी कर सकता था? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना। क्या उनकी जंग की जो समझ थी उसने उन्हें एक बेहतर बिजनेसमैन बनाया, या फिर उनकी सफलता के पीछे कोई कोई ऐसी फिलॉसफी थी जो राजनीति और व्यापार दोनों से कहीं गहरी थी? चलिए इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। तो कहानी शुरू होती है चीन के इतिहास के सबसे उथल-पुथल वाले दौर से। फैन ली यू नाम के एक राज्य में राजा गोजियान के सबसे खास सलाहकार थे। ये कौन सा दौर था? मतलब उस वक्त चीन में चल क्या रहा था? ये चीन का वो दौर था जिसे वॉरिंग स्टेट्स पीरियड कहते हैं। संघर्षरत राज्यों का काल। हाँ, संघर्षरत राज्यों का काल। तब चीन एक देश नहीं था, बल्कि दर्जनों छोटे छोटे राज्य थे जो जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। अपनी ताकत और अस्तित्व के लिए। बिल्कुल। और इन्हीं में से 2 पड़ोसी दुश्मन थे, यू राज्य और वू राज्य। और इनकी दुश्मनी तो मतलब पीढ़ियों से चली आ रही थी। और हमारे स्रोत बताते हैं कि 494 ईसा पूर्व में यू राज्य को एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। हाँ, बहुत बुरी। उनका राज्य लगभग तबाह हो गया था। वो राज्य ने उन्हें कुचल कर रख दिया था। फिर राजा गोजियान के पास तो सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होगा। कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन यहीं से फैन ली का असली खेल शुरू होता है। 1 मिनट। हार के बाद अपने राजा के साथ 3 साल तक दुश्मन के राज्य में कैदी बने रहना, ये सिर्फ वफादारी थी या कोई मजबूरी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, मैं तो कहूंगी कि ये कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक चाल थी। अच्छा। हाँ, फैन ली जानते थे कि अगर राजा मारा गया तो यू राज्य की वापसी की उम्मीद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजा को जिंदा रखकर उन्होंने उम्मीद को जिंदा रखा। तो उन 3 सालों की कैद में उन्होंने अपमान तो सहा, पर साथ ही दुश्मन को बहुत करीब से देखा होगा। बिल्कुल। उनकी कमजोरियों को समझा और भविष्य की योजना बनाई। और जेल से छूटने के बाद उन्होंने 20 साल लंबा बदला लेने का प्लान बनाया। 20 साल? 20 साल, सोचिए। आज की दुनिया में तो हम 2 मिनट में बोर हो जाते हैं। 20 साल तक एक ही लक्ष्य पर काम करना, ये तो धैर्य का एक अलग ही लेवल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सेना को फिर से खड़ा करने की योजना नहीं थी, ये एक मल्टी लेयर्ड प्लान था। मल्टी लेयर्ड मतलब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लोगों का मनोबल बढ़ाया और साथ ही एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ा। और यहीं पर वो ब्यूटी ट्रैप यानी सौंदर्य के जाल का जिक्र आता है। हाँ। ये सुनने में किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या वाकई उस दौर में इस तरह की हनी ट्रैपिंग इतनी असरदार होती थी? ये आज जितनी ही असरदार थी, शायद उससे भी ज्यादा। कहा जाता है कि फैन ली ने अपनी प्रेमिका शीशी को, चीन की महान सुंदरियों में से एक, हाँ, उन्हें वू के राजा के पास एक तोहफे के तौर पर भेजा। मकसद साफ था, राजा को शीशी की खूबसूरती और ऐशो आराम में इतना डुबो दो कि उसका ध्यान राजकाज से पूरी तरह भटक जाए। बिल्कुल। और ये प्लान काम कर गया। वू का राजा विलासिता में डूब गया। उसने अपने काबिल सलाहकारों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका राज्य अंदर से खोखला होता गया। ये दिखाता है कि फैन ली जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ते थे। ठीक यही। 20 साल के सब्र और तैयारी के बाद जब सही मौका आया तो यू राज्य ने वू पर हमला किया और उसे पूरी तरह से नक्शे से मिटा दिया। वाह! ये फैन ली की दूरदर्शिता और प्लानिंग की सबसे बड़ी जीत थी। एक तबाह हो चुके राज्य को उन्होंने न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे विजेता बना दिया। तो मतलब वो अपने करियर के शिखर पर थे। एक हारे हुए देश को जिता दिया, दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया। कोई भी सोचेगा कि अब तो असली पार्टी शुरू होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल।
वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी के भी होश उड़ा देगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, वो गायब हो गए रातों रात, बिना किसी को बताए। लेकिन क्यों? इसके पीछे उनकी क्या सोच थी? इसके पीछे उनकी एक गहरी समझ थी, जो एक मशहूर कहावत में झलकती है, जो शायद उन्हीं से जुड़ी है। कौन सी कहावत? जब शिकार करने के लिए खरगोश खत्म हो जाते हैं तो शिकारी कुत्तों को पकाकर खा लिया जाता है। वाह, मतलब उन्हें लगा कि अब जब दुश्मन नहीं रहा तो राजा खून की जरूरत भी नहीं रहेगी, बल्कि उनकी काबिलियत ही राजा के लिए खतरा बन सकती है। बिल्कुल। राजा गोजियान एक ऐसा इंसान था जो मुश्किल के दिनों में तो साथ रह सकता था, लेकिन सफलता और शान शौकत वो अकेले ही भोगना चाहता था। फैनली को शायद ये डर था कि अब राजा की ईर्ष्या का अगला निशाना वही होंगे। तो ये डर था, या वो वाकई इतने ज्ञानी थे कि समझ गए थे कि ये एक अनथीन खेल है और इससे बाहर निकलना ही असली जीत है? मेरे हिसाब से ये डर से ज्यादा बुद्धिमानी थी। ज्यादातर लोग जंग जीतना जानते हैं, लेकिन फैनली जानते थे कि जंग के बाद की शांति को कैसे जीतना है। उन्होंने सत्ता, पद, प्रसिद्धि सब कुछ एक झटके में त्याग दिया। किंवदंतियों के अनुसार वो शीशी के साथ एक नाव में बैठकर हमेशा के लिए चले गए। और यहीं से उनके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है, और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प अध्याय। राजनीति से संन्यास लेने के बाद फैनली ने एक नई पहचान अपनाई, ताओ झू गोंग। उन्होंने अपना अतीत पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और एक आम इंसान की तरह बिजनेस करना शुरू कर दिया। मतलब एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट अब बाजार में सामान बेच रहा था। हाँ, और यही तो उनकी जीनियस को दिखाता है। वो पहले की राज्य गए और फिर ताओ में बस गए और वहां उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। और मैं शर्त लगा सकता हूँ इस मैदान में भी वो सफल हुए होंगे। असाधारण रूप से सफल। उन्होंने एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी प्रतिभा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उनके जो आर्थिक सिद्धांत हैं वो आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाए जाने लायक लगते हैं। जैसे सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। यह सुनने में तो बहुत सीधा और सरल लगता है। सुनने में सीधा लगता है, पर उनका असली जीनियस इस बात में था कि उन्होंने इसे युद्ध की रणनीति से जोड़ा था। युद्ध की रणनीति से? कैसे? जैसे युद्ध में आप दुश्मन के सबसे कमजोर होने का इंतजार करते हैं, वैसे ही उन्होंने बाजार में किसी वस्तु के सबसे कमजोर यानी सबसे अंडर वैल्यूड होने का इंतजार किया। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये आर्थिक युद्ध था। और उनका एक और आइडिया है चक्रीय निवेश यानी साइकिल इन्वेस्टिंग का, जिसमें वो कहते हैं कि सूखे के दौरान नावें खरीदो और बाढ़ के दौरान गाड़ियां। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। सूखे में नाव कौन खरीदेगा भला? और यही उनकी दूर की सोच है। इसका मतलब है कि जब किसी चीज की मांग बिल्कुल न हो और वो कौड़ियों के भाव मिल रही हो, तब उसे भविष्य का अनुमान लगाकर खरीद लो। अच्छा। क्योंकि वो जानते थे कि प्रकृति का चक्र है, सूखे के बाद बारिश होगी, बाढ़ आएगी और तब उन्हीं नावों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उनकी कीमत आसमान छुएगी। ये तो समय से आगे सोचने वाली बात है। वो बाजार के पैटर्न को समझ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो युद्ध के मैदान में दुश्मन के पैटर्न को समझते थे। बिल्कुल, ये वही स्ट्रेटेजिक दिमाग था, बस रण क्षेत्र बदल गया था। उनका एक और सिद्धांत था, अपनी संपत्ति को बहते पानी की तरह तरल यानी लिक्विड रखना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह फंसाकर मत रखो, उसे फ्लोटिंग शील्ड रखो, ताकि जैसे ही कोई नया मौका दिखे आप तुरंत निवेश कर सके। ये मिलिट्री की भाषा में कहें तो एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स बनाने जैसा था। ये कनेक्शन शानदार है। तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिस्ट थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनकी कहानी का सबसे आकर्षक और हैरान करने वाला पहलू है पैसे के साथ उनका रिश्ता और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना। सही कहा। ओके, और ये वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में तीन बार अपनी पूरी की पूरी विशाल संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। हाँ, एक बार नहीं, 3 बार। आज की दुनिया में तो कोई अपनी नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप भी शेयर नहीं करता। ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे की सोच क्या थी? और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। हर बार वो उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाते थे। स्रोतों के अनुसार उनका दर्शन ताओवादी सोच से जुड़ा था, जिसमें धन को एक नदी के प्रवाह की तरह देखा जाता है। एक नदी का प्रवाह? हाँ, अगर आप उसे रोकेंगे तो वो सड़ जाएगा, उस पर काई जम जाएगी।
उसे बहते रहना चाहिए ताकि वो समाज को सींच सके। ये सिर्फ दान नहीं था, ये उनकी आर्थिक फिलॉसफी का हिस्सा था। मतलब उनके लिए पैसा कमाना एक मंजिल नहीं थी, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा था, हाँ, जिसका अंतिम चरण उसे समाज को वापस लौटाना था। और जब वो शिखर पे पहुंच जाते तो उसे फिर से बांट देते। ये दर्शन उन्हें सिर्फ एक अमीर आदमी से कहीं ज्यादा बड़ा बनाता है। ये उन्हें एक आर्थिक ऋषि बनाता है। उनके व्यापार में सफलता के सुनहरे नियम भी हैं, जिनमें 12 सिद्धांत बताए गए हैं। इनमें भी उनकी यही सोच झलकती है। हाँ, और ये नियम सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में नहीं है, ये व्यापार को सही तरीके से चलाने और उसे टिकाऊ बनाने के बारे में है। जैसे पहला सिद्धांत है लोगों के चरित्र को पहचानने की क्षमता, यानी ये जानना कि किसके साथ व्यापार करना है और किस पर भरोसा करना है। ये वही स्किल है जो उन्होंने एक सलाहकार के रूप में सीखी थी। और एक और सिद्धांत है बाजार के बदलावों पर तेजी से प्रतिक्रिया देना। ये तो आज के स्टार्टअप कल्चर का मूल मंत्र है, बी अजाइल, बी फ्लूइड। बिल्कुल। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है कर्मचारियों और भागीदारों को उचित मुआवजा देना। ये दिखाता है कि वो समझते थे कि लॉन्ग टर्म सफलता अच्छे रिश्तों पर ही टिकी होती है। बिल्कुल, वो जानते थे कि अगर आपके लोग खुश नहीं हैं तो आपका व्यापार लंबे समय तक नहीं चल सकता। इन सिद्धांतों में व्यावहारिकता और नैतिकता का एक अद्भुत संतुलन है। और शायद यही वजह है कि उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हाँ, आज भी चीन में उन्हें व्यापार के संरक्षक देवता यानी काईशेन के एक रूप में पूजा जाता है। और ये जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ताइपे में बनी एक बहुत ही आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बिल्डिंग ताओजू यिनयुआन का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। जी, ये बिल्डिंग स्थायी विकास का प्रतीक है। ये दिखाता है कि उनके विचार कितने कालातीत हैं। एक व्यक्ति जो 2500 साल पहले था, उसके सिद्धांत आज भी आर्किटेक्चर, बिजनेस और आध्यात्मिकता में जिंदा हैं। और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो फैन ली या ताओ झू गोंग की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पहले पावर के शिखर पर पहुंचा, फिर उसे छोड़ने का साहस दिखाया, और फिर दौलत के शिखर पर पहुंचा, सिर्फ उसे भी समाज को वापस लौटाने के लिए। उनकी यात्रा हमें ये दिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ कुछ हासिल करना या उसे जमा करना नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता शायद ये जानने में है कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है और कब जाने देना है। उन्होंने साबित किया कि आप एक ही जीवन में एक सफल रणनीतिकार, एक सफल व्यापारी और एक महान परोपकारी सब कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां सफलता को पद, फॉलोअर्स या बैंक बैलेंस से मापा जाता है, क्या कोई फैन ली की तरह सफलता को फिर से परिभाषित करने की हिम्मत कर सकता है? बहुत मुश्किल सवाल है। कौन है जो अपने करियर के पीक पर पहुंचकर उस सीढ़ी को हिलात मार दे जिस पर चढ़ने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी? और ये हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या असली बुद्धिमत्ता कुछ हासिल करने में है या ये जानने में है कि उसे कब और कैसे छोड़ देना सही है?